हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम अपने लोग देख रहे हैं कि हमने अपनी क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आज हम रिवीजन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक का। तो चलिए विदाउट एनी डिले, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमारी क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज आएगी। हम इसको शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है और ये है क्या। बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं, पहला आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बॉन्ड। तो जो केमिकल बॉन्ड आपके होते हैं वो बेसिकली होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। जब भी आपके कोई दो एटम होते हैं, इनके बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होता है, तो हम बोलेंगे कि ए और बी का आपस में बॉन्ड है। जैसे NaCl का बॉन्ड है, या आपका CO2 का बॉन्ड है, H2 का बॉन्ड है, HH का। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, आपस में इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बेसिकली दो एटम्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो उनको आपस में बांध के रखता है, दैट इज योर केमिकल बॉन्ड। फिर आपका अगला सवाल आएगा कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे क्यों। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे वैलेंसी में, और या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी या संयोजकता क्या होता है, कि जनरली देखिए ऐसा देखा गया है कि जब भी आपके जितने भी सेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, आप लोगों ने SPTF आप जानते हैं। तो जब ये सेल आपके फुलफिल्ड होते हैं, तो ये आपके स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब रिएक्ट नहीं करते। जैसे आपकी इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैस इतनी रिएक्टिव कम क्यों होती हैं, क्योंकि उनके जो लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरी उनके जो कक्षक होते हैं या जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपके पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। ठीक है। तो जनरली जब ये फुलफिल होंगे तो ये आपका बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये स्टेबल रहेगा और रिएक्टिव नहीं होगा। पर सारे एटम्स तो ऐसे होते नहीं है। जैसे सोडियम है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके जो क्या है कि इनका जो है 8 इलेक्ट्रॉन, या इनका लास्ट जो कक्षक है पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। लास्ट सेल इनका अनफिल्ड है। अनफिल्ड मतलब पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। तो क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और ये भी स्टेबल हो जाएं, इस वजह से ये क्या करते हैं, ये करते हैं बॉन्डिंग। ये बनाएंगे बॉन्ड किसी दूसरे एटम से। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएंगे, तब क्या होगा कि इनका लॉ ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये जो हो जाएंगे स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यही कहती है कि उनकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या उनका फुलफिल होना चाहिए। फुलफिल्ड क्यों, मतलब जैसे आपका हीलियम है। हीलियम आपका रिएक्टिव नहीं है, बट क्योंकि लास्ट सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही है। तो ये भी स्टेबल है क्योंकि इसका फुलफिल्ड है। तो इसी वजह से बाकी बॉन्ड बनाते हैं और कुछ कुछ बॉन्ड नहीं बनाते जो स्टेबल होते हैं। ये हमारे संयोजकता का सिद्धांत। और संयोजकता को अगर डिफाइन करो तो कैसे बोलोगे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन और एक्सेप्शन, मतलब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर ग्रहण करता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए, उसी को उसकी संयोजकता या फिर वैलेंसी कहते हैं। कि मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, जिससे कि उसका अष्टक पूरा हो सके, उसको स्टेबिलिटी मिल सके। तो इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी या फिर संयोजकता। तो अब आता है आपका अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैद्युत बंध भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी इसको बोलते हैं, वैद्युत बंध। दूसरा होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं। हम इनके बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे ये करके। फिर इसके अलावा कुछ कुछ बॉन्ड और है, जैसे H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, और एक पांचवा हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड। बेसिकली 5 बॉन्ड हम पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं धात्विक बंध। ये बेसिकली टाइप्स हैं, टाइप्स मतलब कि किस किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है आपकी। हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। ओके। तो पहला आपका आता है आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध, ब्रैकेट में NaCl लिखा है क्योंकि हमें NaCl के एग्जाम्पल को समझना है। तो होता क्या है कि जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका एटम A है। ठीक। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा, जिससे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बी ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
पर ये इलेक्ट्रॉन देगा क्यों और लेगा क्यों उसको समझिए पहले। जैसे एग्जांपल मैं NaCl का उठाता हूँ। जैसे आपका सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके लास्ट सेल में आपके एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का करिए 3s2 3p5। अब आप फोकस करिए केवल इधर पर, इधर फोकस करिए केवल। तो इधर आप देखेंगे तो आपके सोडियम के लास्ट केस में इलेक्ट्रॉन है केवल एक, क्लोरीन के लास्ट के में है टोटल 5 और 2 7। सॉरी, ये देखिए 5 और 2 है 7, इसके में एक है, इसमें 7 है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम कहेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। क्या करूँगा मैं, बाहर कर देता हूँ। तो आपको पता है कि जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो ये सोडियम प्लस बन जाएगा क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और क्लोरीन सोचेगा कि उसको 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी हैं, उसको जैसे ही एक मिलेगा उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। सोडियम का जैसे ही एक हटेगा तो उसके देखो लास्ट में आपके 8 हो गए ना, 2 2 4 और सॉरी ये 6 और 7 8 ही हो गए ना, ये 2s2 2p6, तो 2 और 6 8। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं स्टेबिलिटी के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो ये सोचेगा से कहीं से मिल जाए, तो ये सोडियम को खोजेगा और सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके हो जाएंगे 8। क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है, क्लोरीन ने लिया है सोडियम से, तो इसको Cl माइनस बन जाएगा ये। तो यही है आपका जो एक इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे डायग्राम से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है और ये दोनों मिलके बन गए Na प्लस और Cl माइनस। इसी को हम बोलते हैं आयनिक मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप इस सिंगल स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती, कोई डोनेशन नहीं होता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता। इसमें सिंपली क्या होता है कि सोडियम जो है या कोई भी एक एटम है ए है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक नहीं, आप दो भी ले सकते हो। मतलब सीधी सी बात यह है, या मतलब एक देने वाला होगा एक लेने वाला होगा और इसमें ट्रांसफर होगा, वो कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे आपका MgCl2 का एग्जाम्पल ले लो। सॉरी अच्छे से नहीं लिख रहा है ये। जैसे आप MgCl2 एग्जाम्पल ले लो, तो आपका Mg2 प्लस हो जाएगा और एक Cl माइनस एक Cl माइनस, मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, सेलुलोज ने ले लिया। वहीं पे अगर आप मान लो MgO लोगे तो एक आपका Mg2 प्लस हो जाएगा, O2 माइनस हो जाएगा। मतलब Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिए। तो ये बेसिकली आपका आयनिक बॉन्ड है। समझ गए आप आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक आपका कैटायन बन रहा है, एक आपका एनायन बन रहा है, एक आपका धनायन बन रहा है, एक आपका ऋणायन बन रहा है। ठीक है, इनको हम लोग आयनिक बंध या वैद्युत बंध बोलते हैं। ठीक है, इनको वैद्युत बंध भी बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध भी इनको बोलते हैं। इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड से कुछ नाम है इसका। फिर आपका आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है इसको समझते हैं। कैसी होती हैं प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी विशेषताएं बताइए, ऐसे आ सकता है। विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि आयनिक बंध है A+B-, तो ये इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये बहुत हाई होता है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में लग रहा है, बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग। क्योंकि अगर ये बहुत स्ट्रांग होगा तो अगर ये आप ए और बी के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो इसको ब्रेक करना बहुत टफ है। जब उसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे आसानी से, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, तो गलनांक और क्वथनांक इनका बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि ये आयंस हैं आपके A+B-, तो आयंस हैं तो ये बिजली के सुचालक होंगे, मतलब कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये आयंस हैं आपके तो ये पानी में घुल जाएंगे, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आपके क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो इस वजह से सॉलिड होंगे और भंगुर होंगे। भंगुर मतलब उनको ब्रेक करोगे तो आसानी से चूर चूर के टूट जाएंगे। सॉलिड होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5 आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है दूसरी टाइप का बॉन्ड है। इस बॉन्ड में क्या होता है कि इस बॉन्ड में आपकी होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को याद रखिएगा, एक एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपको बॉन्ड कभी नहीं भूलेगा। जैसे आपको याद होगा मैंने क्लास में एग्जांपल बताया था कि आप जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी बंध, इसका नाम है।
सहसंयोजी बंध का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल समझिए। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन कहेगा कि देखो मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, मतलब इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये क्या कहेगा कि काम करते हैं हम दोनों लोग मिलके आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा, तो ये पास में आएगा, फिर ये भी पास में आएगा। दोनों क्या करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो जब इस वाले हाइड्रोजन को काउंट करना होगा तो ये इसके दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब इस वाले हाइड्रोजन को काउंट करना होगा तब इसके दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे करते करते दोनों में स्टेबिलिटी आ जाती है और उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। इसमें किसी ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसमें शेयरिंग हुई है, इसमें पार्टनरशिप हुई है, पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। जितना तुम्हारा उतना हमारा, ऐसे वाली। तो यही आप इस डायग्राम में देखेंगे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने अपनी शेयरिंग करी, ये दूसरा एटम है इसने अपनी शेयरिंग करी, और दोनों के देखिए इलेक्ट्रॉन जो है आपके बीच में आ गए, ठीक है। जैसे आप मान लो F2 का एग्जांपल लोगे तो F2 में भी सेम यही चीज होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में शेयरिंग हो गई। वहीं पे मान लो आप एग्जांपल O2 का, ऑक्सीजन का, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। दूसरा ऑक्सीजन, उसके पास भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, ना 8 इसके पास है ना 8 इसके पास है। तो ये क्या कहेंगे कि काम करते हैं भाई, हम लोग है ना अपनी शेयरिंग कर लेते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयरिंग में लगा देंगे, ओके। तो अब क्या होगा कि अब जब इसको काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए। जब इसको काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए। तो ऐसे करते करते इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। सिमिलर केस होता है नाइट्रोजन के साथ। ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ये तीन तीन। तो ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खास बात आप समझिए, सहसंयोजी में आपकी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ना कोई एक पूरी तरह से दे रहा है, ना कोई पूरी तरह से ले रहा है, दोनों बराबर बराबर पार्टनरशिप कर रहे हैं, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जा रहा है। तो इनको बोलते हैं सहसंयोजी बंध, इसमें पार्टनरशिप हो रही है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे HF का एग्जाम्पल है, तो HF भी देख लीजिए। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन कहेगा हाइड्रोजन से, भाई तो अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। और हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास तो एक ही है, तो मैं H+ और F- नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो ये कहेगा, एक काम करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो इनके बीच में हो जाएगी आपकी बॉन्डिंग, ये ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसी बॉन्डिंग। तो इसको आपका बनेगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही है। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट मैंने HCl केस में बताया था आपको, कि HCl केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का एक जैसे हाइड्रोजन है वैसे क्लोरीन है। तो होता क्या है कि हुई तो बॉन्डिंग आपकी इसकी है, किसकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। हम्म, हुई तो आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है। पर लेकिन क्योंकि आपकी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब कि इसको मैं देखो, मतलब कि देखिए, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपका ऐसा होना चाहिए था। एक सेकंड रुक जाइए, फिर से बताता हूँ। जैसे मान लो आपका HCl है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ठीक, ठीक। तो ये जो बॉन्ड पेयर बना, तो ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की जो है वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक है, तो इससे क्या होगा, ये आपको बन जाएगा H+ और ये हो जाएगा Cl-। ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम H+ और Cl- नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन ये छोटा सा जो बॉन्डिंग शेयर था, ये जो बॉन्डिंग पेयर था, इसको क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो इस वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड ही है, क्यों, क्योंकि इनमें शेयरिंग हो रही है। लेकिन इसको पोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनायन और आंशिक ऋणायन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जो आपके ये सारे थे, ये HH और ये ओ इन सब में क्या था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था।
कोई जो 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 शेयरिंग हो रही थी एकदम सही हो रही थी, इसलिए इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जैसा कुछ भी बनेगा नहीं, केवल HCl के केस में बन रहा था वो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं, इसको देखते हैं। पहला कि सामान्य ताप एवं दाब पर, मतलब प्रेशर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो लिक्विड होंगे तो गैस होंगे, जैसे हमने देखा होगा Cl2, ये आपका HCl गैस है, Cl2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जनरली आपके लिक्विड या गैस होंगे, सॉलिड नहीं होंगे। सॉलिड क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। मतलब जो अंतराण्विक आकर्षण बल है जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में लग रहा है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना NaCl में लग रहा था। NaCl बहुत स्ट्रांग था, ये वीक है। अगर ये वीक होगा तो क्या होगा कि तो वीक होगा तो जनरली सॉलिड या लिक्विड में ही, सॉरी लिक्विड या गैस में ही होंगे, सॉलिड में बहुत कम होंगे। क्योंकि ये वीक फोर्स लग रहा है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होते हैं। मतलब इनको आसानी से थोड़ा सा जैसे आयनिक वाले थे इनको ब्रेक करना टफ था, लेकिन जो ये वाले होते हैं आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने, इनको ब्रेक करना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें आपके आयंस नहीं बन रहे। आपके आयंस नहीं बन रहे तो ये आपके विद्युत के कुचालक होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। सिंपली क्योंकि ये पोलर नहीं है। जनरली देखिए आपका HCH है और ये O2 है, इनमें देखिए पोलर कहाँ नेचर है, इसमें पॉजिटिव था इसमें नेगेटिव था NaCl में, और HCl के केस में भी यहाँ पर तक कि इसको पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो हर पार्शियल पॉजिटिव था लेकिन। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि जनरली ज़्यादातर जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, कोवेलेंट मतलब सहसंयोजी बंध होते हैं, ये इनमें आपके धनायन ऋणायन होता नहीं है, तो इस वजह से ये जल में अविलेय होते हैं, पानी में नहीं घुलते। ठीक है, पानी मतलब पोलर सॉल्वेंट। तो आपका HCl जो है पानी में घुल जाता है, क्यों घुल जाता है? क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। बाकी आपके H2O2 जल्दी नहीं घुलते आसानी से। ठीक है, और फिर दूसरा है आपका बेंजीन, नॉन पोलर। तो क्योंकि इनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है, सिंपली HH है या OO है, तो ये आपके इसमें घुल जाएंगे नॉन पोलर में। ठीक है, या इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। ये आपकी एक, दो, तीन, चार, ये 5 प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। फिर तीसरे होते हैं, फिर इसी आपका कोवेलेंट बॉन्ड में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण। हमने इसको क्लास में बहुत याद आएगा, मैंने आपके 4 स्टूडेंट्स को खड़ा किया था, उनको मूवी टिकट का एग्जाम्पल दिया था कि इसके पास 200 है इसके पास 300 है, फिर इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको रिवीजन में आज समझ में आ गया होगा उस एग्जाम्पल के साथ। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। लगभग समान ऊर्जा वाले लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणविक कक्षकों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनाना संकरण कहलाता है। मतलब कि डिफरेंट 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 एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, फिर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आपके बन जाएंगे। तो इसी को ही हम बोलते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो इनकी एनर्जी होगी लगभग समान हो, मतलब एकदम बराबर ना हो, आसपास अप्रोक्सीमेट हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो चलेगी, बट वो थोड़ा लगभग समान ऊर्जा के हो, वो आपस में मिलेंगे। फिर उनमें क्या होगा, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक बराबर ऊर्जा के अगर 4 मिले, जैसे 1 2 3 5 मिले आपके, तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल में बराबर बराबर बंटवारा होगा एनर्जी का, और ये सारे पांचों जो ऑर्बिटल होंगे इनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर संकरित कक्ष। आई होप आपको ये याद आ गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था। और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे समझते हैं, sp sp2 sp3 sp, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए BeCl2 का एग्जाम्पल था पहला, तो BeCl2 में आप क्या करो, पहले Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम ब्रिलियम हो गया। तो अब क्या करना है, उसको उसको लिख लो। 2p जो होता है इसका खाली होता है, ऐसे भर गया, ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सॉरी, एक्साइटेड स्टेट में आपका ये एक इलेक्ट्रॉन का जंप करा दो, इसे एक इलेक्ट्रॉन का जंप करा दो, आपने करा दिया। ठीक है, फिर ये जो क्लोरीन है आपका, क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे ऐसे ऐसे आके बैठ जाएगा। तो ये आपका S, ये P, तो ये दोनों मिलके आपको हो जाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बोलेंगे sp संकरित कक्ष। ये आपके होगा ऐसे, ऐसे आप बना दो इसको। तो आपका जो Be है, ये Cl इधर, ये Cl इधर, ये आपका ऐसे बन जाएगा। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और इसकी आकृति क्या हो जाएगी, लीनियर। और ये आपका एग्जाम्पल है sp हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए BeCl2 के बारे में। ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाओगे। आपने क्या किया, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 और 2p आपका खाली था,
तो 2s2 का आपने पूरा फिल कर रखा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया एक्साइटेड स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और दोनों के बीच में क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिले। इन दोनों ने कहा चलो हम मिलते हैं आपस में, नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ये आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए दो, क्योंकि दो मिले थे तो दो बन गए। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इसका एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये। तो ऐसे करते करते आपका BeCl करके बॉन्ड बन गया। दोनों आपका क्योंकि लीनियर बना है तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, और आकृति इसकी लीनियर है। तो ये आपका हो गया BeCl2 के बारे में। फिर अगला है आपका BF3 के बारे में देखते हैं। BF3 में सेम चीज आपको करनी है, 1s2 2s2 2p1। तो 2p1 आपने बना दिया ऐसे, एक इधर दो इधर, ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है, इस एक को एक्साइट कर देना है ऐसे, इस एक को उठा के एक्साइट कर देना है। अब क्योंकि फ्लोरीन है ये आपका ये, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो। ये एक एस, ये दो पी, ये जब तीनों मिलेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या हो गया, sp2 संकरित कक्ष। ये अब कैसे बन गए, ऐसे। ठीक, ये बन गए आपके sp2 संकरित कक्ष। तो इसको अब बना लो, कैसे बनाओगे, ऐसे। इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 120 डिग्री, और इसकी जो आकृति होती है तो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुजीय समतलाकार इसको बोलते हैं, त्रिभुजीय समतलाकार। ये आपका एग्जाम्पल है किसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। क्यों, क्योंकि इसमें एक आपका s और दो p ऑर्बिटल मिले हैं, इसलिए इसको sp2 बोल रहे हैं। पिछले वाले केस में एक s और p था, इसलिए इसको sp बोल रहे थे। आई होप ये आपको क्लियर होगा, रिवीजन चल रहा है। अगला है आपका CH4 NH3 और H2O। CH4, तो CH4 के केस में देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट। जब इसको आप एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तो ये आपका एक्साइट हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया मैंने। फिर इनमें एक एक आपका हाइड्रोजन है, उसको फिल कर दो, ऐसे 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 ऐसे। तो ये एक ऐसे, ये तीन पी है, तो ये आपका हो जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको फिर एक साथ ऐसे चार बना के लिख दो, ओके। अब इसकी आप, क्योंकि चार बन गया, इसकी आकृति बना दो एक बार आप। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट, या आप इसको 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो, आपको जो सुटेबल रहे लिख लेना। इसकी आकृति होती है आपकी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, क्योंकि यहाँ पर आपका एक एस और तीन पी इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए इसको हम sp3 बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको sp sp2 और sp3 क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं आपका वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि वही स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जिसमें मिनिमम रिपल्सन हो। ठीक है, और रिपल्सन का ने ऑर्डर क्या दिया था, लोन पेयर की सबसे ज्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर किसके बाद, फिर बॉन्ड पेयर के बाद। तो ये आपका ऑर्डर है रिपल्सन का ऑर्डर। ठीक है, तो इस बेसिस पर वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। तो वेस्पर थ्योरी को उसको आप समझ लीजिए, पॉइंट आपको रिवाइज हो गया होगा। तो आते हैं, फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। जैसे आपका क्या था कि शुरू करते हैं NH3 से, मान लीजिए NH3। तो NH3 का आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप क्या करोगे, यही करोगे ना, 1s2 2s2 2p3, ऐसे। ठीक, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें एक्साइटेड का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट तो कुछ होनी नहीं है। तो इसमें आपके सिंपली हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे फिल होंगे, ऐसे फिल होंगे।
अगर आप जूम करके देखोगे तो ये जो है आपका, सॉरी, ये जो है आपका क्या, ये पूरा लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ही हैं, इसमें बॉन्डिंग नहीं हुई है। और यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन का है एक हाइड्रोजन का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। मैं बना के दिखाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस बार हम लोग इसको इस तरह जूम करके हम लोग इस तरह बना लेते हैं, इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। ठीक है। और ये जो है आपका, यह है आपका बॉन्ड पेयर। ये क्या है आपका? ये बॉन्ड पेयर है। ये क्या है आपका? बॉन्ड पेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये है आपका बॉन्ड पेयर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोन पेयर है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये है आपका लोन पेयर और ये है आपका बॉन्ड पेयर। तो इनके बीच में यहाँ पे होता है रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। और इसके बीच में भी यहाँ रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन से क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल पहले 109.5 डिग्री था, वो घट जाता है, घट के हो जाता है 107 डिग्री के आसपास। तो एक्चुअल में ये शेप आ जाता है आपका कुछ कुछ ऐसे। ठीक। और इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ये आपका हो जाता है 160 डिग्री। ओके। तो ये जो शेप आती है आपकी नाइट्रोजन की, कुछ कुछ ऐसी आ जाती है। इसको बोलते हैं पिरामिडल। पिरामिडल या फिर पिरामिडीय। मतलब देखिए, पहले एक्चुअल में 109 होनी चाहिए थी, जैसे CH4 के केस में था। चतुष्फलकी, वो चतुष्फलकी स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि लोन पेयर क्या कर रहा है, इसको यहाँ से फोर्स लगा रहा है, यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो ये जो आपकी ये जो है, ये आपस में श्रिंक करेगा। तो जो 109 था वो हो जाएगा अब 160 डिग्री। समझ रहे हैं? तो 109 से सिकुड़ के 7 हो जाएगा। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। किसने कहा रिपल्सन हो रहा है? वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसकी जो शेप है चतुष्फलकी ना हो करके, टेट्राहेड्रल ना हो करके हो जाती पिरामिडल या फिर पिरामिडीय। फिर आपका आता है वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर के केस में भी आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यही होगा। सॉरी। ठीक है। तो इसमें भी ग्राउंड स्टेट है। जब आप एक्साइटेड स्टेट में आओगे तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये दोनों जो हैं आपके, ये क्या हैं आपके लोन पेयर हैं, और ये दोनों जो क्या हैं आपके बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 ही है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लो जैसे अभी तक आप बनाते थे। एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को 90 डिग्री रोटेट करके लिख रहा हूँ। ऐसे, 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 ऐसे। अब होगा क्या, क्योंकि लोन पेयर है ये, लोन पेयर है ये, बॉन्ड पेयर है ये, बॉन्ड पेयर है ये, तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा काफी ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण। फिर इनके बीच में भी होगा। तो इतना ज्यादा रिपल्सन होगा तो उसकी वजह से जो वाटर है ना आपका सिकुड़ जाएगा। ये जो बॉन्ड एंगल पहले आपका 109 होना चाहिए था, ये क्योंकि इतना दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, इधर से भी इधर से भी ऊपर से भी, तो इस सिकुड़ के रह जाएगा 104 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 104 डिग्री। इसकी आकृति हो जाएगी एंगुलर, एंगुलर, कोणीय, या फिर वी शेप्ड। इसको वी शेप क्यों बोल रहे हैं, अगर आप गौर से देखोगे तो ये वी जैसा नहीं लग रहा, उल्टा वी, अंग्रेजी के उल्टे वी के जैसा लग रहा है। तो यही है, इसको वी शेप बोलेंगे, या फिर कोणीय या फिर एंगुलर बोलेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिपल्सन इसमें ज्यादा हो रहा है लोन पेयर के बीच में। किसकी वजह से हो रहा है? वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया इसको। आई होप आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। कुछ कुछ ज्योमेट्री ऐसे लीनियर ऐसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेन ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। आप इसको 3D में आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो इस डायग्राम को देख के। बेंट आपका ऐसा होगा, जैसे लीनियर था ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे Be था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, यहाँ बोरॉन था, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये CH4 का एग्जाम्पल है। ये आपका BF3, सॉरी,
ये आपका BF3 का एग्जाम्पल है, ये BeCl2 एग्जाम्पल है, ये बेंट टाइप का वाटर है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ट्राइगोनल पिरामिडल, ये तुम आपका NH3 का एग्जाम्पल है। ये H, सॉरी ये H, ये N, ये H, ये H, ऊपर की तरफ लोन पेयर। तो ये कुछ कुछ आप 3D में इमेजिन कर लो इसको। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उप सहसंयोजी बंध। तो उप सहसंयोजी में क्या होता है, क्योंकि ये तो सहसंयोजी है, ऊपर से उप लगा हुआ है, मतलब कि इसमें क्या होगा, शेयरिंग तो होगी, लेकिन शेयरिंग में क्या होता है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये पार्टनरशिप है। लेकिन ये खास तरह की शेयरिंग है। इसमें क्या होता है कि जो शेयरिंग होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही देता है। जैसे मतलब ए है तो बी है, तो ए ही क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा। ठीक है, ए ही क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा। और बी ए कहेगा कि तुम हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो मैं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से डोनेट नहीं कर रहा, मतलब पूरी तरह से मैं आयन, जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर था, मैं कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं खाली शेयर कर रहा हूँ, और जो दोनों एटम मैं दे रहा हूँ। तो इस वजह से एक डोनर हो जाता है और एक एक्सेप्टर हो जाता है। तो ए ने अगर दिया तो ये डोनर दाता, बी ने लिया तो ग्राही। देखिए जैसे लिखा है ना, पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी शेयरिंग में लगा देगा, पार्टनरशिप में लगा देगा। वैसे क्या होता है, कोवेलेंट में एक है तुम्हारा एक हमारा, पर इसमें क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट में दोनों के दोनों एक ही के होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी। ठीक है, तो ये है इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल से आपके सामने NH3 है, तो ये N, ये जैसे जैसे आपका मैंने आपको याद हो क्लास में एग्जांपल बताया था किसका, मैंने BeCl2 का एग्जांपल आपको दिखाया था, या BF3 का बताया था, अमोनिया और BF3 का बताया था ऐसे, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, 100 दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दो शेयरिंग कर लेगा बेसिकली। इस वजह से इसको जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, तीर का निशान लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे NH4 के एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो आपको क्या करना है, H, 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 तो ये इसने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर इसको दे दिया है, और ये ऐसे बन गया है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना समझ लो, इमेजिन कर लो आपकी, इसके पास NH3 था, इसने अपना H प्लस को क्या किया, अपना शेयरिंग कर ली, तो यही आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, फिर से बताता हूँ, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तो होती है, लेकिन शेयरिंग में जब दो लोग इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं, तो इसमें एक ही एटम होगा, वही दूर पूरे के पूरे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। दैट इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ तीर का निशान होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला डायरेक्शनल बॉन्ड होगा, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, देने वाले से लेने वाली तरफ। ये आपके सॉल्वेबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आपका बेंजीन हो गया, इस सब में नहीं घुल, सॉल्वेबल इसमें घुल जाएंगे, पानी वगैरह में जल्दी नहीं घुलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आयन से नहीं होते, तो विद्युत के कुचालक होते हैं, मोस्टली मतलब ज्यादातर कुचालक होते हैं, कुछ कुछ होंगे जो सुचालक होंगे, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे अगर होंगे भी तो। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से कम होता है, कोवेलेंट से ज्यादा होता है। मतलब आयनिक, फिर आपके कोऑर्डिनेशन, फिर कोवेलेंट। तो पहले सबसे स्ट्रॉन्ग आयन फोर्स होते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। फिर कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होंगे। फिर कोवेलेंट मतलब उपसहसंयोजी, सॉरी सहसंयोजी, कोवेलेंट में क्या होगा, ये सबसे कम होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। कुछ कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। फिर आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसको समझिए। जब भी आपका हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये जो है अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये क्या करेगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, HF का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे आसान है। HF, 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 तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सब डेवलप हो रहा है ना। तो होगा क्या कि इनके बीच में जो फोर्स लगेंगे, ऐसे 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 डॉट 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 वाले, ये जो डॉट 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 वाले आप देख रहे हो, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है,
ये कोई पूरी फुली परमानेंट बॉन्ड नहीं है। ये अट्रैक्शन फोर्स है किसकी वजह से आए हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की वजह से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन था किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ था, फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से। इस वजह से इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझो NH3 के केस में, तो NH3 केस में मैंने अमोनिया लिखा N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, फिर यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी, इस पे हो रहा है पार्शियल नेगेटिव, इस पे हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे, इसको सॉरी ब्लैक पेन से लिखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस पे हो रहा है पार्शियल नेगेटिव, इस पे हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे हो रहा है पार्शियल नेगेटिव, इस पे हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच डॉट डॉट देख रहे हो ना आप, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, ये अट्रैक्शन फोर्स जो काम कर रहा है, ये एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल जोड़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। या आप वाटर के एग्जांपल से भी देख सकते हो, ये H, ये H, ये H, ये H। अगर आपको क्लास में याद होगा तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आपको याद होगा, देखिए जैसे लगा ना, ये डॉट 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 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो मतलब एक्चुअल में जो बॉन्ड है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जा रहा है, इसलिए इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये एक एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, आपस में बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन बना लेते हैं। इस लॉन्ग चेन से क्या होता है कि भले ही H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, पर ये क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक, वहीं पे आपका H2S, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 34 होगा। हैवी है ना वाटर से ये, लेकिन फिर भी ये गैस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती H2S में। ठीक है, H2 में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में बहुत लंबी चेन बना लेते हैं, और इनका कंबाइंड मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। वहीं पे आपका जो H2S है गैस होता है रूम टेम्परेचर पर। क्यों, क्योंकि भले ही इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, पर ये गैस इसलिए होता है क्योंकि इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो ये आपस में इंडिपेंडेंट अकेला ही रहेगा H2S, कोई चेन नहीं बना पाता। एक फिर आता है ये जितने भी आपकी है ना, ये सारे ये वाटर NH3, ये सब आपके होंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल अलग अलग है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे आपका एक ही मॉलिक्यूल है ये, इसमें ऑक्सीजन है, ये H है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये H है। तो इस H और इस O के बीच में डॉट डॉट करके आप देख रहे हो, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो, ये यही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, ये एक ही मॉलिक्यूल के हिस्से हैं ना, इसलिए इनको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। आप एक एग्जांपल याद कर लेना, ठीक, आ सकता है एग्जाम में। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्लास में भी कुछ कुछ मैंने शायद बताया था आपको, आई थिंक। फिर आपका अगला आता है मेटेलिक बॉन्डिंग या धात्विक बंध क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक हम लोगों का। ठीक है, धात्विक बंध क्या होता है। धात्विक बंध में क्या है कि जैसे जैसे आपका लोहा है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी मेटल्स हैं इनमें क्या होता है कि सोडियम वगैरह भी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो धातुएं हैं, इनमें जो मेटल की जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो वैलेंसी का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है, तो इनकी लास्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल के टहलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये निकल रहे हैं, ये इसकी लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टहल रहे हैं। तो ये आपस में जब ढेर सारे मेटल के आयंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है टहल रहे हैं ऐसे, तो ये आपस में इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत। मतलब कि बहुत सारी मेटल्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टहल रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ यहाँ इस पूरे सरफेस पे ऐसे 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 ऐसे। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और मेटल्स के बीच में। ये अट्रैक्टिव फोर्स इसके और इसके, इसके और इसके, तो ऐसे करते करते वैद्युत आकर्षण बल इनको बोलोगे आप, वैद्युत आकर्षण बल।
तो इससे क्या होता है कि जो बहुत सारी मेटल्स होती हैं उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा होता है, वही होता है आपका मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है। तो एक मेटल दूसरी मेटल से कैसे जुड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में तो कोई आयनिक बॉन्ड भी नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर कैसे जुड़ेंगे ये। तो इनके बीच में काम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ये किसके बीच में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और मेटल आयंस के बीच में। जो जो लास्ट में कुछ कुछ मेटल आयंस बनी, कुछ इलेक्ट्रॉन बने, कुछ मेटल आयंस बनी, कुछ इलेक्ट्रॉन बने, तो ये आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स में होते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, वैद्युताकर्षण बल। और इसको एक्सप्लेन किया जाता है इलेक्ट्रॉन समुद्र थ्योरी के द्वारा। इलेक्ट्रॉन समुद्र थ्योरी यही कहती है कि बहुत सारे आयंस हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, लास्ट सेल से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहली की इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होंगे तो धातुएं आपकी विद्युत की सुचालक होंगी, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, बिजली फ्लो कर जाती है। आपकी धातुएं चमकती क्यों हैं, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करते रहते हैं, मोबाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, जिससे ये प्रकाश को परावर्तित करने का गुण रखते हैं। जैसे हम लाइट डालते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, जब रिफ्लेक्ट करेगी तो चमकेगी धातु, ऐसा इसका कहना है। फिर अगला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें फिसलते रहते हैं, जिसके द्वारा आप धातुओं को पीट पीट कर सीट बना सकते हो। होता है ना, धातु को हम पीट सकते हैं, आघात वर्धनीयता और डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी आपने पढ़ा होगा, आघात वर्धनीयता, तन्यता वाले गुण। ये इसमें इसलिए होते हैं धातु में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से स्मूथ होकर फिसलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इधर से उधर, इनको पीट पीट कर सीट बनाया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। हमने 4-5 तरह की बॉन्डिंग आज हम लोगों ने पढ़ ली, 5 तरह की बॉन्डिंग पढ़ ली। बॉन्डिंग क्यों होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनकी स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, या कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आप इस वीडियोस को देखिएगा। आई होप आपका रिवीजन आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।